दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और संवाद इंडिया के मंच पर जो चर्चाएं रहती हैं उसमें देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमेशा शामिल रहता है और उनका जो अनुभव है राजनीति को लेकर, उस पर उनकी जो विश्लेषण है वह हमारे दर्शकों के लिए बड़े उपयोगी भी साबित होते हैं और उन्हें पता चलता है कि देश की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी चर्चा संवाद मंच पर जो विपक्षी राजनीति है, कहा जाता है विपक्षी जो राजनीति की जो आपस में गठबंधन की बातें चल रही हैं, विपक्षी एकता की जो लगातार बातें चल रही हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट बट हैं। और पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी की तरफ से बड़ी पहल हुई, विपक्षी नेताओं से वह लगातार मिल रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कवायद हुई थी पिछले कुछ दिन पहले। ऐसी चंद्रशेखर जो राव हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी भी तरफ से एक अलग तरह से कवायद होती है विपक्षी एकता को एक अपने सांचे में ढालने की। लेकिन विभिन्न तरह के मुद्दे लगातार सामने आते रहते हैं और विपक्षी एकता की बातें भी लगातार विभिन्न तरह से होती रहती हैं। कहीं कयास लगाए जाते हैं विपक्षी एकता एक प्लेटफॉर्म पर हो रही है, लेकिन कहीं कयास भी ये लगते हैं विपक्षी एकता एक दूर की कौड़ी है अभी। और भी हाल ही में जिस तरह से 12 जून को एक तिथि तय हुई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा बताई गई थी कि उसमें विपक्षी दलों के सभी बड़े नेता, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हर पार्टी के, वह इसमें शामिल होंगे। लेकिन अभी खबर ये आई है कि वो 12 जून की तिथि जो है वो आगे स्थगित कर दी गई है, क्योंकि उसमें राहुल गांधी जी भी बाहर होने की वजह से उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के वो भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं आम हो गई हैं कि क्या विपक्षी एकता की बातें केवल हवा में है या उसमें कोई सच्चाई है, क्या उसमें सार्थकता है। देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका परिचय मैं दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी हैं इलाहाबाद से, जो कि देश के जाने माने पत्रकार हैं, और साथ ही हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरठ से हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वह भी जाने जाते हैं, देश में पूरी उनकी ख्याति है। साथ ही हिमांशु जी गुजरात से और गिरीश जी भी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह दोनों बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और राजनीतिक विषयों पर बड़ा उनका एक बहुत ही खरी एक विश्लेषण उनका रहता है। तो देश के जो वरिष्ठ पैनल हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ संवाद के मंच पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में हरिशंकर जी से करता हूँ। हरिशंकर जी, जैसे आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कवायद जारी है विपक्षी एकता के लिए, विभिन्न जो बड़े नेता हैं देश के, चाहे नीतीश कुमार जी हों, ममता बनर्जी हों या चंद्रशेखर राव हों, अरविंद केजरीवाल भी अभी जो दिल्ली वाला मसला था उनका एक संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अधिकारियों की किसके तहत काम करेंगे, एलजी के या मुख्यमंत्री के, उस पर बड़ा विवाद आया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू करा। वह भी कहा जा रहा है कि कहीं कहीं ना विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद अरविंद केजरीवाल की है इस माध्यम से। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता की बातें केवल हवा में हमें या विभिन्न छत्रों के मध्य जो एक कहीं ना ईगो की प्रॉब्लम है, उनकी आपस की एक लड़ाई है, उनकी अलग अलग प्रदेश के अंदर अपने को वर्चस्व में बनाए रखना, क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता होना आसान है या उसमें भाई बड़ा दूर का रास्ता इन सभी दलों को तय करना है? हरिशंकर जी। पहली बात तो यह है कि हम लोग विपक्षी एकता का अर्थ ये निकालते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, चाहे वो विचारधारा से भिन्न क्यों ना हो या उनके आपस में उनकी अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के साथ में प्रतिद्वंदिता ना हो, वो विपक्षी एकता में रहें, तो ये संभव नहीं है और ना ही ये विपक्षी एकता का अर्थ निकालना चाहिए। विपक्षी एकता का मतलब है कि समान विचारधारा वाले व्यक्ति, समान विचारधारा वाले दल और ऐसी जगह पर जहां उनके आपस में उन्होंने समझौते पहले से किए हुए हैं, या तो वो वहां पर नहीं है या कम उसमें है, तो वो लोग पहले से ही एक है। कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी एकता का मतलब नहीं है और ना ही वो असरकारक नहीं होगी। अब इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सीधी कांग्रेस के साथ में उनकी प्रतिद्वंदिता है क्षेत्रीय दलों की, जैसे ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ दिल्ली में, ऐसे ही केसीआर है तेलंगाना में। तो ये लोग कांग्रेस के साथ में, इनको दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस वहां पर प्रमुख दलों में उसकी उपस्थिति दर्ज है इनके राज्य में। और पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान तृणमूल कांग्रेस को है कांग्रेस के मजबूत होने से। अब वो लोग भले ये सोचे कि भाजपा मजबूत हो जाए, लेकिन क्योंकि भाजपा से तो हमारी सीधी सीधी है, तृणमूल वो कांग्रेस वहां पर मजबूत नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह केसीआर का मामला है, तेलंगाना के अब चुनाव आ गए हैं, तेलंगाना में केसीआर को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से मिलने वाली है। इसी तरह जहां एकता है, जैसे महाराष्ट्र में उनका पहले से गठबंधन है, बिहार में उनका पहले से गठबंधन है, राजस्थान में उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में वो काफी स्ट्रांग है, ज्यादा से ज्यादा वो जानते हैं कि वहां पर जो विपक्षी दल जाते हैं, जैसे बसपा जाती है या आप जाती है, तो वो कांग्रेस को डेंट मारने के लिए जाती है। वो जीत नहीं सकते हैं, ये लोग जानते हैं, लेकिन वो किसके लिए और किस भूमिका में वहां जाते हैं, सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी एकता जो होगी, जिसमें कांग्रेस होगी, उसमें पहली बात हमें यह दिमाग से निकाल देना चाहिए, उसमें अरविंद केजरीवाल होंगे। और अरविंद केजरीवाल को मैं पिछले 15 दिन से लगातार उनके ऑफिशियल हैंडल पर, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉलो कर रहा हूं। उन्होंने कई मामलों में बड़ी बेशर्म चुप्पी साधी हुई है, और उन्होंने जो हिट किया है वो उन्हीं को हिट किया है जिसके साथ वो विपक्षी एकता की बातें करते हैं। अभी वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफत करते हुए कई जगह नजर आते हैं। केजरीवाल स्वयं अपने भाषणों में कांग्रेस की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका कांग्रेस के साथ में तालमेल कैसे हो सकता है, और कांग्रेस को क्यों करना चाहिए? कांग्रेस को क्या लाभ है केजरीवाल से करके? केजरीवाल को भी क्या लाभ है कांग्रेस से करके? क्योंकि दोनों एक दूसरे की जमीन पर बैठे हुए हैं। जिस दिन केजरीवाल की जमीन खिसकेगी तो जो केजरीवाल वाला वोट है, वो शीला दीक्षित वाला वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो वापस वहां पड़ जाएगा। तो ये बहुत सारी है। और केजरीवाल जो है वो काफी महीन खिलाड़ी हैं राजनीति के। और उनका अभी उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक अभी कांग्रेस ने सरकार बनाई है, कर्नाटक के बारे में उनका जो असलियत है वो उनके यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, उन्होंने किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया और रिपब्लिक और राहुल गांधी के भाषण जो जोड़कर वीडियो जो डाले हैं वहां पर, वो स्पष्ट है कि वो उन्हें डैमेज करने वाले हैं। वो विपक्षी एकता वाला कोई ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। और कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो कुछ सैद्धांतिक मसले होंगे जिन पर वो है, उसमें वो लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, आप ये बात तय मान लीजिए। पहलवानों का मसला देखिए कि रोज आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लगभग उनके सभी प्रवक्ता जो है, वो संजय सिंह हो और बाकी जितने हैं, वो सब करते हैं। लेकिन पहलवानों के मसले में उन्होंने क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस दिन के बाद से? उन्होंने सेंट्रल विस्टा वाले मामले में क्या बोला, आप पूरा देख लीजिए ना, उनका स्टैंड देख लीजिए, वो क्या बात करते रहे। इस बीच में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रेगुलर होती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पर्यावरण में हम पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और हमारी जो उपलब्धियां हैं वो देश में किसी की उपलब्धि नहीं है। वो अपना अपना एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, और उसको वो झूठ है, सच है, उसको वो बहुत मासूमियत के साथ, बहुत बेशर्मी के साथ पढ़ते रहते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का आप पार्टी का क्या आपको लगता है कि कोई स्टैंड ऐसा है जो मूल्यों के साथ है? मैं ये नहीं कहता कांग्रेस के साथ हो, विपक्ष के साथ हो, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ है। पहलवानों के मसले में आप देखिए, वो एक शब्द अगर बोले हो, उनकी पूरी आप उनका यूट्यूब चैनल खंगाल कर देख लीजिए, उनकी साइट खंगाल कर देख लीजिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इक्का दुक्का बार कहीं कोई बोल दे इधर उधर हटके तो बात अलग है। सेंट्रल विस्टा के मामले में हो, संकुल के मामले में हो, वो किसी भी बीजेपी के हो, सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि साहब हमारा शिक्षा मंत्री, इतना काबिल शिक्षा मंत्री जेल में है, हमारे उसको जेल में डाल रखा है। तो कुल मिला के वो ये मुकाबला दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस एक ईमानदार पार्टी से परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी भी उस ईमानदार पार्टी को ही फोकस में रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आप फोकस में रहेगी तो बहुत हद तक आपका उठान उसके लिए फायदेमंद है। बनस्पत जैसे पंजाब आपने देखा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं था, आपको उन्होंने अपना अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया, डेरे वालों ने जिस तरह से समर्थन दिया। तो उस स्थिति में ऐसी पार्टियों के साथ में विपक्षी एकता मेरी नजर में संभव नहीं है। बाकी यहाँ विद्वान पैनल बैठा हुआ है, उनसे मैं
ज्ञान प्राप्त करूंगा इस बीच, जितनी देर आपके बीच रहूंगा। जी 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 जी, जैसा आपने सवाल उठाए हैं विपक्षी एकता को लेकर, संशय कहीं ना कहीं आपने व्यक्त किया है कि अभी तो मुश्किल दूर की कौड़ी लगती है। मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश जी, जैसे कि विपक्षी एकता की लगातार दुहाई दी जा रही है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसके लिए प्रयास भी लगातार हो रहा है, और जो नीतीश कुमार की जो एक मुहिम है उसमें भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नीतीश कुमार देख रहे हैं और विपक्षी दलों को एक साथ लाने का बड़ा प्रयास है। लेकिन सवाल वही उठता है कि विपक्षी एकता होना आसान है? आप क्या क्या इसके बीच में कोई बाधा देख रहे हैं, या आपको लगता है ये विपक्षी एकता विपक्षी दलों की मजबूरी है एकता करना आपस में? गिरीश जी। प्रशांत जी, जहां तक पीछे जो छोटे मोटे डायलॉग्स आते रहते हैं शरद पवार जी के, ममता जी के, उसको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो ममता जी ने क्या कहा है कि भाई जिस जगह पे जो पावरफुल है उसी को हम गठबंधन के हिसाब से करेंगे कि उसको वहां जिताने की हम कोशिश करेंगे। ये एक इनका सिस्टम था। शरद पवार जी ने बोला ऐसा कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, सब अपना एक तय कर लो कि इनको अपने स्टेट्स में से आपको हरा देना है। अब 9 सालों में इन्होंने ये तो सीखा है कि जैसे ही गठबंधन करेंगे तो ये कोई ना कोई उसी वक्त कोई गेम खेल के ये उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार ने जब सरकार इनकी गिरा दी तो उन्होंने फोन पे कोई बात नहीं करी थी, उनको ये पता था कि कुछ पेगासिस जैसा कोई सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, चाणक्य सब पार्टियों में है, सब होशियार है, और अभी अगर कार्ड खोलना है तो वो सुसाइडल हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो ये बता रहे हैं वो है। अंडरग्राउंड में भी कुछ चल रहा है। राहुल जी ने खुद बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है ऊपर सरफेस पे वो भी है, हम लोग अंडरग्राउंड भी वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि एक चीज तो बहुत ही है कि सब स्टेट्स को अपनी स्वायत्तता दी। अगर ये सरकार रही, 2 मुद्दे इनके खिलाफ जा रहे हैं कि जिस पार्टी से अलायंस किया उस पार्टी को ये खा गए, और दूसरा है कि आपको स्वायत्त रहने नहीं देंगे। कई स्टेटों ने सीबीआई की एंट्री बंद कर दी विधानसभा में बिल पास करके, तो इन्होंने ईडी को पीछे लगा दिया। मतलब ये ना अपनी जिद से हट रहे हैं, और स्टेट्स को ऐसा है कि किसी भी तरह से, क्योंकि दुश्मन कॉमन हो गया है अभी। और सबसे बड़ी बात आप देखें तो 253 इनके पास जो एमपी एमएलए है ना, उसमें से 173 तो सब बाहर से आए हुए, और ये वो अपॉर्चुनिस्ट है जिनको सत्ता की लालच है। तो कल अगर उनको लगेगा कि हवा का रुख बदल रहा है तो ये उसमें से निकल गए। 68% तो यहीं से विड्रॉ हो गया। तो इतना आसान भी नहीं है जैसे हम बोलते हैं। और गठबंधन होना या नहीं होना, क्योंकि सब स्टेट का कॉमन एजेंडा ये है कि अब इनको कैसे भी करके सत्ता से बेदखल करना है। अब वो वर्किंग कैसे हो रहा है, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो देखने वाली बात रहेगी प्रशांत जी। जी जी जी, आपने बताया कि देखने वाली बात है कि कैसे गठबंधन क्या स्वरूप लेता है। और मैं हिमांशु जी के पास है। हिमांशु जी, बात वही आती है निकल के कि जो विपक्षी एकता की बात है, अभी हमने देखा जब नई संसद का जो उद्घाटन था उसमें विपक्षी खेमाबंदी और जो सत्ता पक्ष की खेमाबंदी बड़े स्पष्ट रूप से सभी के सामने आ गई निकल के। और लगभग 20 के करीब विपक्षी दल जो थे उन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। और वहीं एक बड़े तबका विपक्षी दलों का, जो इसमें नवीन पटनायक भी हैं और आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाला जो ग्रुप है वो भी वहाँ दिखाई दिया नई संसद के उद्घाटन में। तो एक तरह से नवीन पटनायक हो गए, जो मुख्य स्टेक होल्डर हैं विपक्षी राजनीति का माना जाता है उन्हें, क्योंकि बड़ी भूमिका उनकी। तो इस तरह के खेमेबंदी बड़ी स्पष्ट राजनीतिक रूप से दिखाई दी नई संसद के उद्घाटन समारोह में। एक जहाँ करीब 20-22 दलों से ज्यादा का गठबंधन दिखाई दिया नई संसद के समारोह में, और लगभग 20 पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया। तो ये क्या भविष्य की राजनीति जो दिशा है उसे तय कर रहा है, दृश्य स्पष्ट कर रहा है कि कितने दल किसके खेमे में है? हिमांशु जी। आवाज। हाँ, मतलब एक बात तो तय है कि विपक्ष ने अभी ठान ली है कि ये मौका इस बार है। अगर इस बार ये मौका चूक गए तो बाद में ये मौका शायद आएगा या ना आए, ऐसी परिस्थितियां है। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि अगर इस बार अगर ये चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी वाले तो फिर आइंदा चुनाव नहीं होंगे। तो मतलब ये एक तरीके का वार्निंग बेल है, इसको बोले हम, कि जहाँ पे विपक्ष को भी समझ आ गया है कि इस बार एक होके लड़ना पड़ेगा। अब बात जो आती है वो विचारधारा की आती है। अब विचारधारा जैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी मतलब साथी पक्ष है उनमें जो विचारधारा का जो समन्वय है, वो विचारधारा का समन्वय क्या विपक्ष में जितनी पार्टियां उनमें है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। विचारधारा में मान लीजिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे लेफ्टिस्टों का अलग रहता है, सोशलिस्ट पार्टी का अलग रहता है, लेकिन क्या वो लोग अपनी जो बेसिकली उसको जो जिसको फुट फोर्स बोले, वो फुट फोर्स, जैसे गिरीश जी ने कहा कि शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कुछ भी कीजिए आप अपने स्टेट में जीत लीजिए, आप इनको मत जीतने दीजिए, तो तब जाके सवाल आ जाता है फुट फोर्स का।
तो वो फुटफोर्स क्या इनके पास इतना है, इतना मतलब मानव बल है इनके पास। और मैं जिस तरीके से यहाँ पे गुजरात में अखबार पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, उसमें बहुत क्लियरली पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है वो सब जगह पे अभी गए, सब अखबारों में मिले सभी को, 9 साल सरकार के जो उसकी सिद्धियों के बारे में बात की। और कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेज था कि 2024 की लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। और ये बात जब उनको पता था ये बात पूछी जाएगी, तो उन्होंने इस बात पे जोर देके कहा कि हाँ तैयारियां हो चुकी है। अब इलेक्शन की डेट्स कब डिक्लेयर होगी ये किसी को पता नहीं। हालांकि अभी थोड़े ही मिनट पहले शुक्ला जी और हम दिनेश वोरा जी के डिबेट पे थे। दिनेश वोरा जी दिसंबर से लगातार बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव जल्दी डिक्लेयर होंगे, शायद जनवरी में डिक्लेयर हो जाए। अगर ये माहौल होता है तो बाकी की पार्टियां जब तक एक हो जाए किसी मुद्दे पे, उससे पहले चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। तो आपको चुनाव की जो रणनीति है, आपकी जो फुटफोर्स है, वो आप कैसे मतलब मोबिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल दूसरा मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, आप अदानी हिंडनबर्ग भूल जाइए, आप दूसरे मुद्दे भूल जाइए, महंगाई भूल जाइए, आप बेरोजगारी को लेके भूल जाइए, लेकिन ये जो महिला पहलवानों का जो मुद्दा हुआ है ना, इसने इनकी जो महिला वोट बैंक है उसको पूरा झंझोड़ के रख दिया है। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं घर में भी महिलाएं ये चीज मान के चलती है कि ये गलत हो रहा है और सरकार इसमें कुछ जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनके सामने खड़ा हो रहा है। उड़ीसा की ट्रेन एक्सीडेंट की वारदात, उसमें भी मतलब जिस तरीके से प्रधानमंत्री सीधे वहां पे पहुंच गए, हालांकि मोरबी की जो दुर्घटना हुई थी वहां पे प्रधानमंत्री सीधे नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली पहुंच गए ठीक है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ने उनको जिस तरीके से ट्रीट किया, जहाँ पे उनके कपड़े बदले हुए दिखाई दिए, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणियां होना शुरू होगी। तो ये सब चीजें जो हो रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, उनकी जो एक इमेज बिल्डिंग हो रही है एक नेता के रूप में, लोगों को अभी लग रहा है कि ये सही में एक सीरियस नेता है। ये मतलब जिस तरीके से उसको पेश किया गया था ऐसा नहीं है। और अभी उनका भारत जोड़ो यात्रा 2 बाकी है। तो ये सब चीजें कैसे पैन आउट होगी ये देखना पड़ेगा। साथ ही साथ बीजेपी के पास फिलहाल 4 या 5 जो राज्यों में चुनाव है उनका एजेंडा है, उनकी प्रायोरिटी है। हालांकि कर्नाटका के चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं वो मतलब एक प्राण फूंक दिए इस कर्नाटका की विक्ट्री ने। तो तेलंगाना को लेके वो लोग बहुत ही मतलब आश्वस्त है अपनी जीत के लिए। मध्य प्रदेश में भी कल बात आई कि मध्य प्रदेश में बहुत बौखलाहट है बीजेपी में और शायद कांग्रेस इस दिशा में जा सकती है। राजस्थान में मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ राजस्थान की राजनीति और उसके जो समीकरण, राजस्थान हर 5 साल पे बदल देता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कांग्रेस टिकेगी 5 साल, ऐसा मेरा मानना है। जो अभी जो जिसको बोले जो जिस तरीके के बेसिक रुझान जो मुझे मिल रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है, उनका जो ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा है वो पकड़ लिया है प्रजा के अंदर। तो इसकी वजह से हिमाचल है या राजस्थान है, इन सब राज्यों में और कर्नाटका, ये सब जो साउथ बेल्ट जिस तरीके से इनके पास है, इसको लेके बीजेपी ने जिस तरीके से एनडीए में से साथी पक्षों को निकाल दिया था और वापस उसके साथ जोड़ तोड़ करने जा रही है, गठबंधन करने जा रही है, उनको पता है कि चैलेंजेस साउथ में भी है, नॉर्थ इंटरलैंड में भी है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव किस दिशा में जाएंगे ये देखना पड़ेगा। और इन सब चीजों के चलते बीजेपी के पास मुद्दे अगर देखें तो क्या है, राम मंदिर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये जुडिशियल उससे तो कंटेंशियस उससे तो बाहर ही है, लेकिन जो बीजेपी का स्टाइल रहता है, मार्केटिंग जो रहता है अपॉर्चुनिस्ट हिंदुइज्म का जिस तरीके से, तो वो इसका मार्केटिंग कैसे करेगी। क्योंकि थोड़े दिनों पहले कुछ रुद्राक्ष आए नेपाल से, तो उसके बारे में भी बातचीत की गई थी। जो शालीमार के पत्थर आए उसके बारे में भी बातचीत हुई थी। तो ये जो मार्केटिंग होती है कहीं ना कहीं वापस तो उस माइंडसेट को फिर डाइवर्ट नहीं करती है। तो मुझे लगता है वोट्स में ये कितना ट्रांसलेट होता है ये देखना पड़ेगा। और जब मैंने सब बात कह दी तो मैं एक आखिरी बात कह दूं कि बीजेपी के पास 18 से 20 करोड़ कार्यकर्ता होने का दावा बीजेपी कर रही है। कितने हैं कितने नहीं हो तो बीजेपी को ही पता। लेकिन पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे। इस बार के जो चुनाव है, मतलब पिछली बार जो एलिजिबल वोटर्स थे वो 90 करोड़ थे, इस बार 100 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक जाने की संभावना है भारत में। पिछले साल मतलब 2019 में जो वोटर टर्न अराउंड रहा वो 67.5% के आसपास, मतलब कुछ 81 या 61 या 62 करोड़ वोटर्स अपना फ्रेंचाइजी दिए थे।
और उसमें से 23 करोड़ वोट्स बीजेपी को मिले थे। तो इस बार मान लीजिए वो 67.5 का वही बेंचमार्क रहता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, तो भी 67 से 68 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाएंगे। अब उसमें से बीजेपी टारगेट कर रही है कम से कम 27 से 30 करोड़ वोट, मिनिमम 27 करोड़, मैक्सिमम 30 करोड़ वोट। तो बाकी के 37 करोड़ वोट अगर विरोधी पार्टियां लेके आती है या 27 से 30 का आंकड़ा वहीं पे जमा के रख देती है, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं ये कांटे की टक्कर होगी। दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कि बीजेपी थिन माइनॉरिटी से भी जीतती है तो अपोजिशन बहुत ही बड़ा स्ट्रांग होगा। तो अपोजिशन भी अगर स्ट्रांग है, जिस तरीके से अभी से अपोजिशन दिख ही नहीं रहा है, तो बीजेपी का जो 404 का जो गोल है इस लोकसभा में वो शायद वो अटेन ना कर पाए। लेकिन अगर माइनर उसको बोले बॉर्डर लाइन केस में भी वो बिल्टअप होकर बैठती है तो सामने विरोध पक्ष बड़ा ही मजबूत होगा। तब जाके मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं अभी तब सार्थक होते हुए दिखेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि 27 से 30 करोड़ वोट दोनों साइड के, दोनों खेमे पे अगर आप लेके आते हैं तो मुझे लगता है एकदम टक्कर जो है वो कांटे की होगी, वरना वन साइडेड रहेगा। जैसे गुजरात में हुआ था कि पहले हमको दिखाई दिया कि ऐसा माहौल है। हालांकि गुजरात और भारत की राजनीति बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में, हालात बिल्कुल वैसे ही है जो एक जमाने में गुजरात में बात आ रही थी कि 76 मैक्सिमम, 93 वाज अ वेरी हार्ड टारगेट और 156 को किसी ने मतलब कल्पना ही नहीं की थी। तो इसके चलते जो कुछ भी हुआ है वो शायद अगर रिप्लिकेट होता है लोकसभा के इलेक्शंस में भारत में तो मुझे कुछ अलग लगेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी के पास जिस तरीके का जन समर्थन उनको चाहिए वो लेने के लिए जो सीट्स चाहिए, जो टारगेट्स चाहिए, उसमें वो कम से कम साउथ और नॉर्दर्न हिंटरलैंड में से और खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें चुनाव किस दिशा में जाते हैं देखना पड़ेगा। तब जाके हम कयास लगा सकते हैं कि क्या माहौल हो सकता है और उसके बीच बीजेपी क्या क्या मुद्दों को लेके आती है और उन मुद्दों को पब्लिक में कैसे वो लेके जाती है, पब्लिक को कैसा वो, क्योंकि देखिए मोरबी की दुर्घटना हुई थी, पब्लिक भूल गई है गुजरात में, बिल्कुल बराबर है। वैसे ये रेल दुर्घटना कितना छाई रहेगी, कितना इसका मुद्दा रहेगा, ये सब भी देखना पड़ेगा। तब तक कौन से पोलराइज करने वाले मुद्दे सामने, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि 2024 लोकसभा के जो इलेक्शन है वो एकदम कांटे की टक्कर है और विपक्ष के पास ये एक ही चांस है, जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा है अपने इंटरव्यूज में, आगाह किया है, रादर मैं कहूंगा कहा नहीं है, वॉर्न किया है। तो इसके चलते मुझे लगता है विपक्ष के पास ये एक ही मौका है, अगर ये मौका गवा दिया तो फिर तो भगवान ही मालिक, ऐसा मैं मानता हूं बिल्कुल। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वह विपक्षी दलों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। अगर वो चूक जाते हैं तो उन्हें बड़ा लंबा सफर और तय करना पड़ेगा, फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी साहब ने सभी वक्ता को सुना और बात ये निकल के आती है विपक्षी एकता की जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो अभी बिहार में होनी थी पटना के अंदर 12 जून को, वो स्थगित हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 12 जून की तारीख जो उन्होंने तय की थी, क्या बिना किसी आपस के डिस्कशन कर ली थी इन्होंने? क्योंकि जब सबको पता था कि राहुल गांधी का विदेश का प्रोग्राम कब से कब तक है और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राजनीतिक व्यवस्था है या उनकी अपनी पारिवारिक व्यवस्था है, वो कहीं ना प्रोग्राम तो पहले से तय होंगे। ऐसे में 12 जून की तिथि तय करने से पहले क्या आपस की बातचीत इन सब दलों में हुई है? ये एक बड़ा प्रश्न बन के इसमें राजनीतिक गलियारों में है। और क्या इस तरह की चर्चाएं जो उठती हैं वे विपक्षी एकता की बातों को कितना मजबूत करती हैं, कितना कमजोर करती हैं? और साथ ही शरद पवार को लेकर भी बहुत तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में लगते हैं। उनके बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, कभी तो लगता है कि वह विपक्षी एकता को मजबूती देने की बात करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता में सबसे बड़ी अगर कोई कमजोर पड़ी है तो शरद पवार हैं। वह किस करवट बैठेंगे, किस तरफ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगते हैं। तो इस तरह की जो विभिन्न तरह के जो बातचीत सामने आते हैं निकल के, विभिन्न तरह के जो कुछ इशारे राजनीतिक तौर पर सामने आते हैं, संकेत आते हैं, उससे आपको क्या लगता है, क्या पिक्चर आप देख रहे हैं विपक्षी एकता के दृष्टिकोण से? धन्यवाद प्रशांत जी। जो बातें आप कह रहे हैं वो सब बातें सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है। क्या यह तथ्य नहीं है कि शरद पवार अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए? एक कोई मौका आप नहीं बता सकते हैं कि जब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हों? क्या यह तथ्य नहीं है कि आज जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने उनके अस्तित्व का संकट है? वो बचेंगे, रहेंगे कि नहीं, राजनीति कर पाएंगे कि नहीं राजनीति कर पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का रवैया है। विपक्षी एकता उन राजनीतिक दलों की अपनी पहल की वजह से नहीं हो पा रहा है या होता हुआ दिख रहा है।
यह जनता का दबाव है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सामान्य पार्टी नहीं है या 1998-99 की पार्टी नहीं है। आज एक बहुत मजबूत पार्टी है जिसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है, एक मजबूत नेतृत्व है और एक बहुत संसाधन वाली पार्टी है। और अगर आप विपक्षी दलों के मतों में, माने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाले मतों में विभाजन को नहीं रोकेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रतिबद्ध मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है जो उनसे संतुष्ट है, जिसको उन्होंने अपने पोलराइजेशन की राजनीति से किसी भी तरह से अपने पक्ष में उन्होंने खड़ा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस को लेकर के तब एक बड़ा समूह है जो नाराज है, और नाराज है ये इसका सब प्रत्यक्ष प्रमाण भी सबको मिला कर्नाटक के चुनाव के दौरान। कर्नाटक के चुनाव में 75% के लगभग जनता सड़क पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, और बहुत अपमानजनक तरीके से बाहर किया। सरकारें जाती हैं, सरकारें हारती हैं, लेकिन जिस तरीके का पराजय झेलना पड़ा है कर्नाटक में बीजेपी को, वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ती थी। कर्नाटक जैसे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी 30 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत गंवा दे तो ये सामान्य राजनीतिक संदेश नहीं है। ये एक राजनीतिक संदेश है कि सरकार के, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है, और इस आक्रोश को कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी विपक्षी दलों के पास है। 21 तारीख का जो, कि जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जो 12 जून को जो बैठक होने वाली थी पटना में, उसकी बात आप कर रहे हैं कि साहब ये क्या सबकी राय से नहीं हुआ था। हो सकता है कि अगर आप याद कीजिए शुरुआती दिनों में जब इस तारीख को तय किया जा रहा था नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो और ये कहा जा रहा था कि इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को राहुल गांधी को शामिल होना है। कांग्रेस के जयराम रमेश साहब ने उसी समय कहा था कि इस तारीख को अध्यक्ष जी और राहुल गांधी दोनों मौजूद नहीं रहेंगे, या तो आप अपनी तारीख बदल लीजिए या हम अपना प्रतिनिधि आपके पास भेजेंगे। प्रतिनिधि भी सामान्य नहीं होगा, किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा। ये उसी समय का बयान है। ये उन्होंने इस बैठक में शामिल नहीं होने से इनकार नहीं कहा था कि मैं शामिल नहीं होंगे, शामिल होंगे, लेकिन अगर अध्यक्ष जी को आप चाहते हैं तो चूंकि उस दौरान वो मौजूद नहीं है, साफ साफ कहा था उन्होंने। उसी समय डीएमके के नेता स्टालिन ने भी कहा था कि उस तारीख को हम भी मौजूद नहीं रह पाएंगे, हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। उसी समय सीताराम येचुरी साहब ने भी कहा था कि हमारे पास भी अपने राजनीतिक व्यवस्था है, हम नहीं मौजूद हो पाएंगे। गोया कि कोई ऐसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा कि उस बैठक में मौजूद नहीं होंगे। हम मौजूद होंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं होगा तो हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद होगा। लेकिन एक तारीख तय की गई थी कि तारीख तय होगी, एक बैठक होगी। उसके बाद 23 जून को शिमला में एक बैठक की बात कही गई थी। अब जब यह बात आई है कि 12 जून की बैठक में सभी दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे, किसी का प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा, और जब 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के माध्यम से यह बताया गया कि उनके अध्यक्ष मौजूद नहीं हो पाएंगे तो इसकी तारीख टाली जा रही है। किसी ने नहीं कहा कि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, चाहे इस बैठक को लेकर किसी के मन में आपत्ति है। वह राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक मत है। उनमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई दो राय नहीं है। वो उसके साथ संघर्ष करना चाहते हैं और संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं। और हर राज्य में जहां पे कई दल हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य नहीं है जहां पे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए किसी अन्य दल की जरूरत है। पंजाब में भी कांग्रेस को किसी लड़ने के लिए किसी दल की जरूरत नहीं, वो अपने बूते लड़ लेगी। लेकिन अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को साथ लाए बगैर, राष्ट्रीय लोक दल को साथ लाए बगैर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से नहीं लड़ सकते, संभव ही नहीं है। आप ये पश्चिम बंगाल में अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर ममता जी ये सोचती हैं कि वो वामपंथी दलों और कांग्रेस को किनारे करके अपने बूते बीजेपी को हरा देंगी तो संभव नहीं है, और वहां के मतदाताओं ने इसका संकेत भी दे दिया। अगर मुर्शिदाबाद के उपचुनाव में, जिले में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस से हार जाता है तो वहां का एक राजनीतिक संदेश है कि लगभग 10 जिले जहां पे अल्पसंख्यक मतदाताओं की निर्णायक उपस्थिति है, वहां पे टीएमसी की स्थिति वो नहीं रह जाएगी जो आज की तारीख में है। वहां का मतदाता हो सकता है कांग्रेस के साथ चला जाए। तो अगर आपका बीजेपी को हराना है तो जिन स्थानों पे, जिन राज्यों में, जिन जिलों में
जिन लोकसभा क्षेत्रों में टीएमसी मजबूत है वहां टीएमसी रहे, और जहां पे कांग्रेस और वामपंथी मजबूत है वहां वो उनको सपोर्ट करे और बीजेपी से मुकाबला करेगा। मैं हरि जोशी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी पर तो आप विश्वास नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही एक रूप है वो, और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना गया विपक्ष है। उसने अपना विपक्ष चुन लिया है और वो उसको हाईलाइट रखना चाहती है। हाईलाइट इस आगे रखना चाहती है कि विपक्षी मतों में बंटवारा हो और आम आदमी पार्टी को भी एक शेयर चला जाए, लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली एक पार्टी है। जो कांग्रेस आज दिखाई पड़ रही है वो न दिखाई पड़े, लेकिन लोग जो है, देश की सामान्य जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बना है तो इस राजनीतिक माहौल को बनाने में कांग्रेस की भूमिका है। अकेली कांग्रेस है जो बीजेपी से लड़ रही है, अकेले राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, अकेली कांग्रेस जो विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर है। तो एक जो माहौल बनता हुआ आपको दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ, जो थोड़ा बहुत बन रहा है, मैं नहीं कहता कि एकदम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने हो गए कि एकदम उखाड़ के फेंक देंगे सरकार को, लेकिन एक राजनीतिक माहौल, ये जो लोकप्रियता का स्तर 2014 या 2019 में था बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, वो आज नहीं है। 2014-2019 के चुनाव में लोग मोदी जी के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मोदी जी ने एक नए भारत के निर्माण का सपना दिखाया था लोगों को कि हम एक नया भारत बनाएंगे, और लोगों ने उस सपने को स्वीकार किया और ये माना कि हम एक नया भारत बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बनेगा, लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों को लगा कि यह नया भारत नहीं है। कटुता फैला करके, वैमनस्य फैला करके, सांप्रदायिक तनाव फैला करके आप नया भारत नहीं बना सकते। आप केवल कांग्रेस की आलोचना करके, देश के पुराने नायकों, जननायकों की आलोचना करके आप नया भारत नहीं बना सकते। कोई वैकल्पिक स्थिति आपने बात नहीं की। आपने कहा कि आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान 1 साल तक खुले आसमान के नीचे बैठा रहा, आपने उनकी सूझ तक नहीं ली कि क्यों बैठा हुआ है। 1 साल किसी देश में क्या होता है क्या कि किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहे, और उनको उस आंदोलन को खत्म करने के बजाय उसको तमाम तरह के विशेषणों से विभूषित करती रहे कि ये खालिस्तानी है और दलाल है और अड़तियां हैं और पैसा लेके आंदोलन कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा गया उनको। तो आप किसानों के बारे में आपका रवैया क्या है वो आपके सामने आ गया। आपने कहा था कि आप महिलाओं का सम्मान करेंगे। महिलाओं की स्थिति तो आपको दिखाई पड़ रही है कि जो महिला किसान है, महिला पहलवान है, जो सामान्य पहलवान नहीं है, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, तिरंगे को सम्मान पूर्वक स्थापित किया है, उनके साथ आपका रवैया क्या है पूरा देश देख रहा है। बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी आपके सामने आ गया। आपने ये कहा था कि महंगाई आपका बहुत हो गई, महंगाई की मार, ये नारा था। कहां कहां गली गली हर मोहल्ले में ये नारा सुनाई पड़ रहा था। उस महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करता। अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि साहब कहां महंगाई है, हमको तो महंगाई नहीं दिखती। तो जब महंगाई नहीं दिख रही है तो लोग आपके इस नए भारत के निर्माण के नारे पर क्यों स्वीकार कर लेंगे। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? इस देश की अर्थव्यवस्था क्या रसातल में नहीं चली गई? क्या आय तथ्य नहीं है कि दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती चली जा रही है? क्या तथ्य नहीं है कि रोजगार के अवसर कम हुए हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि औद्योगिकरण कम हुआ है? आप नए नए नारा दे दीजिए कि दुनिया में 5वें नंबर के इकोनॉमी हो गए। आप हो गए, हो सकता है कि आंकड़े में हो गए होंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी जब बढ़ती है तो उसका लाभ जो सामान्य नागरिक को मिलना चाहिए था वो मिल रहा है क्या? आप बढ़ती हुई इकोनॉमी की बात करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई की बात तो आप नहीं करते। जब महंगाई दूसरी रफ्तार से बढ़ेगी तो बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था का लाभ आम आदमी कैसे उठा पाएगा? किसी मुद्दे की अगर आप अपनी गवर्नेंस की बात करें तो हर मुद्दे पर आप फेल हैं। अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा प्रशांत जी, तो क्या पढ़ पाएंगे? क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे आप? यस, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम था, जनता सरकार के द्वारा संचालित शिक्षा की व्यवस्था थी कि हम और आप विश्वविद्यालय का चेहरा देख लिए। आज जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उसमें आप किसी को भेज सकते हैं? ये जो निजी स्कूल खुल रहे हैं, पब्लिक स्कूल, उनमें हैसियत है लोगों की इस देश के 80% जनता की भेजने की? तो गोया की जो शिक्षा सर्वसुलभ थी
मुफ्त शिक्षा की बात की जाती थी, वो शिक्षा जो है चली गई कारपोरेट के हाथों में, वो भी लाभ हानि का धंधा बन गया और आपने इसको होने दिया, आप खूब होने दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब आपकी आपकी जो पूरी की पूरी नीतियां वह हैं जो संपन्न लोगों के पक्ष में है, गरीब व्यक्ति के पक्ष में नहीं है, किसान के पक्ष में नहीं है, विद्यार्थी के पक्ष में नहीं है, पढ़े लिखे युवा के पक्ष में नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप संवेदनशील नहीं है, तो आपको क्यों लोग स्वीकार कर लेंगे? और जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो क्या जो विपक्षी दल है वो नहीं समझते हैं कि मुद्दों को ही खड़ा करके आप सरकार से लड़ सकते हैं? अकेले किसी भी दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसी मजबूत पार्टी के साथ वो चुनाव में मुकाबला कर ले। किसी भी राजनीतिक दल के पास वो ताकत नहीं है, चाहे कोई चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो। और कोई कांग्रेस को छोड़ करके कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका पैन इंडिया अपील हो। आप किसी नेता की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक या गोरखपुर तक। किसी नेता की उपस्थिति हो सकती है आसनसोल से लेकर के 24 परगना तक। किसी नेता की अपील हो सकती है उदयपुर से लेकर के भरतपुर तक। लेकिन किसी पार्टी और किसी नेता की बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के अपील नहीं है जो तमिलनाडु से लेकर के श्रीनगर तक जिसकी अपील हो, वो केवल कांग्रेस है। और कांग्रेस ही बीजेपी के साथ लड़ती दिख रही है। लोगों के मन में है कि अगर जो बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता है उस कांग्रेस उसके स्वाभाविक पसंद बनती है, क्योंकि सरकार बनाना है केंद्र में। जी जी। और जब विभिन्न राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं वो मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। तो ये जनता का दबाव है। अगर आप जनता के दबाव में जनता की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप जनता दल यस होने के लिए तैयार हो जाइए। जनता आपको छोड़ के चली जाएगी। भूल जाइए आप कि आप किसी को बांधे रख पाएंगे। आपका अपना कोर मतदाता है, जिसके बूते आप जीवित हैं, जिसके बूते आप राजनीति करते हैं, जिसके बूते आप जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वह जनता आपको छोड़ के चली जाएगी। क्यों? कि आप सत्तारूढ़ दल से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, उस खेमे के साथ नहीं है, उस समूह के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो ये जन दबाव है कि विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा और उसी जन दबाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जैसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ ला रहे हैं। और यह विपक्षी दल एक साथ रह करके काम कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, ये साबित भी हो चुका है। आप बिहार में देख लीजिए, 9 या 11 राजनीतिक दल हैं जो बिहार में एक साथ हैं बीजेपी के खिलाफ, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं और आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है। आप तमिलनाडु देख लीजिए, डीएमके और कांग्रेस दोनों मिलकर किस मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और बीजेपी के समर्थक दलों के खिलाफ है। एआईडीएमके का कोई नाम लेवा है क्या वहां पर तमिलनाडु में? आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं उपक्रम हुए कि तोड़ दिया जाए। शिवसेना को तोड़ ही लिया लोगों ने, लेकिन महाविकास अघाड़ी अपने मजबूत ढांचे में, अपने मजबूत खांचे में मौजूद है। तो ये विपक्षी दलों का जो समूह है जो भारतीय जनता पार्टी से चुनौती महसूस कर रहा है, वह विभिन्न दलों में मजबूती के साथ एकताबद्ध है। ये प्रमाणित भी हो चुका है कई वर्षों से, कई महीनों से। तो आप राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मैं फिर हरि जोशी जी को मैं कोट करना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक दलों का नाम ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चट्टे बट्टे। आप उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, आप खड़े रहिए। लेकिन आप भले खड़े रहें, आपको आपके साथ जो मतदाता है वो आपके साथ नहीं रहेगा। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई, जहां पे कांग्रेस से कोई नाम लेवा नहीं था। बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के मतदाता कांग्रेस को वोट देने चले गए। क्यों चले गए? तो एक स्थितियां हैं वो। और माने वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ आवे चाहे मत आवे, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में मौजूद है और कांग्रेस की जमीन लेकर के वाईएसआर कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। मजबूती से लड़ेंगे वहां, वो जनता जिसके साथ जाएगी। वहां बीजेपी तो नहीं है ना। आप तेलंगाना में चले जाइए, केसीआर साहब की स्थिति है कि केसीआर साहब वहां पे अपनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहां बीजेपी नहीं है, वहां कांग्रेस ही है। कांग्रेस लड़ेगी वहां पर, चाहे केसीआर आवे चाहे मत आवे, वहां बीजेपी को लाभ नहीं होना है। वामपंथी दल और कांग्रेस केरल में लड़ेंगे तो लड़ेंगे, दोनों जीतेंगे हारेंगे, वहां बीजेपी तो थोड़ी जीत जाएगी।
वहां दोनों जीतेंगे, चाहे कांग्रेस जीते चाहे वामपंथी जीतेंगे, लेकिन बीजेपी हारेगी और वो दोनों मिलकर के केंद्र में सरकार बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी की मौजूदगी नहीं है और जो राजनीतिक दल कांग्रेस उनके साथ मजबूती से लड़ रही है, गोया कि एक तो विपक्षी एकता, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ मिल करके चुनाव लड़ने का राजनीतिक दलों का गठबंधन वह कांग्रेस को मिला करके ही हो सकता है। कांग्रेस से अलग अगर कोई गठबंधन बनता है तो वह बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के समर्थन में है। और मेरा अपना मानना यह है कि जनता के दबाव में, लोगों के दबाव में विपक्षी एकता होगी। विपक्षी एकता माने हर राजनीतिक दल का अस्तित्व बना रहेगा, अपने राजनीतिक ताकत के अनुसार अपने विभिन्न राज्यों में वो काम करेंगे और मिल करके दूसरे का सहयोग करके बीजेपी का मुकाबला करेंगे। यह स्थिति बनेगी, इसलिए बनेगी कि सभी राजनीतिक दलों के सामने अपने अस्तित्व का संकट है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनता का दबाव ही राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का कहीं ना कहीं एक माध्यम बन रहा है। हरी जी, आपको क्या लगता है कि जो सुनील जी ने कहा कि जनता का दबाव है, और कुछ मुद्दे भी उन्होंने गिनाए कि किस तरह के मुद्दे आम जनता के सामने बड़ी समस्या बन गए हैं, आपको क्या लगता है कि जनता का दबाव ही काम कर रहा है या कोई राजनीतिक उद्देश्य भी इस बीच में कुछ आपको दिखाई देता है? हरी जी, हरी जोशी जी। देखिए, जनता का दबाव जो है वो बहुत काम करता है और राजनीतिक पार्टियों के भी अपने उद्देश्य होते हैं, किसी से छिपे हुए नहीं है। लेकिन आप तेलंगाना के मामले में अगर देखें तो केसीआर बहुत सारे मामलों में बीजेपी के साथ खड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दिए हैं और वहां उनके सामने कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी वहां नहीं है। अभी माननीय सुनील जी ने कहा, तो ये जो है वहां लड़ाई जो है केसीआर और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस वहां पर इसलिए थोड़ी मजबूत आज की तारीख में मुझे दिखाई देती है कि वहां का मतदाता ये मानता है, वो ये मानता है कि ये कम से कम बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। केसीआर विभिन्न मौकों पर बीजेपी के साथ खड़े हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें नजर आ जाते हैं। आपके साथ भी ये दिक्कत अगले चुनावों में आने वाली है। और जहां तक विपक्षी एकता की बात है, तो विपक्षी एकता आज भी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने विपक्षी एकता बना ली है और बड़ा साफ सा मैसेज है। कर्नाटक के चुनावों में जब जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने विभिन्न विपक्षी दलों को न्योता दिया, तो उसमें जो लोग न्योते में मतलब जिनको इन्विटेशन नहीं मिला, वो साफ तौर पर विपक्षी एकता में, उनकी विपक्षी एकता में शामिल नहीं है, जिनको नहीं मिला। आप देखिए वहां जयंत चौधरी पहुंचे, मालूम है कांग्रेस, राहुल गांधी जानते हैं कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत है, उनके पास सीट कितनी आती है कितनी नहीं आती है ये अलग बात है। अखिलेश जो है वो मानते हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में एक ताकत है, इसलिए अखिलेश और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। अभी नगर निगम के चुनावों में सुनील जी आप बताइए कि देखा आपने अखिलेश का क्या हश्र हुआ? सिर्फ क्यों कि उनका जो कोर वोटर है, जो मुलायम सिंह से साध के रखा था, जिसके लिए वो मतलब हमेशा उनके अधिकारों के लिए सजग रहे, उन पर उत्पीड़न नहीं होने दिया और वजह हो सकती हैं, तो वो उनसे छिटक गया। और वो उनसे छिटक गया तो उत्तर प्रदेश के मेयर के चुनावों में, कॉरपोरेशन के चुनावों में अखिलेश बिल्कुल साफ हो गए। अब वो उन्होंने उसे नकार दिया। आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करो तो जैसे मेरठ में 1 लाख से 1.25 लाख से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिल गए और समाजवादी पार्टी वहां पर जीता जिताया चुनाव हार गई। तो ऐसा कभी होता नहीं था। ऐसा किसी भी मुस्लिम समाज में जाकर आप बात कीजिए तो वो कहेंगे कि ओवैसी जो है वो हमारा कोई हितलाभ नहीं कर सकता, ये तो हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हम बताना चाहते हैं कि तुम हमारे वोटों से सत्ता में ताकत बनाए हुए हो और तुम हमारी अगर उपेक्षा करोगे, हमारे मामलों में जब नहीं बोलोगे, जब गलत बात के लिए भी नहीं आवाज उठाओगे, तो हम फिर तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे। ये बात एक तरह से अल्टीमेटम भी है और इससे कांग्रेस और अखिलेश के बीच में जो दूरी बनी हुई थी, मैं लगता हूं कि वो जब विपक्षी एकता के प्रयास होंगे तो वो दूरी पाटने में दोनों को आसानी होगी, क्योंकि अखिलेश को भी कुछ चीजें समझ में आई हैं और कांग्रेस
में राहुल ने बार बार बोला है कि वो किसी भी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हैं, उन्हें वो नहीं है। लेकिन किसी हद तक का मतलब ये नहीं होता कि वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेंगे। तृणमूल के साथ उनका समझौता हो सकता है, लेकिन तृणमूल ने ऐसा व्यवहार अभी तक दिखाया नहीं है। एक अगर विधायक कांग्रेस का वहां पर उपचुनाव में जीत गया तो तृणमूल को उसे अपनी पार्टी में शामिल करके उसका दलबदल करवाकर क्या लाभ मिल गया, या उन्होंने क्या मैसेज दिया इसका? तो जाहिरा तौर पर अगर वो एक नैतिक तौर पर या एक सहजता के साथ में उसे कांग्रेस का एक एमएलए अगर बना रहने देते तो वो एक एमएलए एक बड़ा गेटवे होता दोनों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए वो लगता। लेकिन उसे जब तोड़ लिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस के साथ में उनकी सीधी मामला है, वो एक आदमी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति हो तो तृणमूल के साथ भी मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई समझौता होगा। लेकिन वहां तृणमूल सफिशिएंट है, अगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो कुछ सीटों पर कांग्रेस वहां पर जीतेगी, बहुत कम में अगर अलग अलग भी लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी कहीं नहीं है, सुनील जी की बात से मैं 100% सहमत हूं, उन राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वो उनकी रणनीति बिल्कुल अलग तरीके की। आप देखिए, जब वो पहली बार आए तो उन्होंने कहा विकास करेंगे, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, 70 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे। चुनाव जीत गए, 15 लाख पहुंच गए सबके अकाउंट में। अब जब पहुंच गए, दूसरी बार चुनाव आया तो उसका नाम ही नहीं लिया। वो जो मुद्दे थे, उसके बाद दूसरा मुद्दा आ गया और ये परसेप्शन बनाया गया कि मोदी नहीं तो कौन। और सारा मीडिया, जो भी आज का मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसके साथ सोशल मीडिया है, उसमें उनकी बहुत मजबूत पकड़ और मजबूत स्थिति थी। तो उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू घोषित करवा दिया। मतलब उसका परसेप्शन बना दिया कि राहुल गांधी तो अनपढ़ आदमी है, राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, ऐसे तो सेंट स्टीफन से निकाल दिया गया था, स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहा था इसका तो। और ये तो मूर्खता की बातें करता है। उसके तमाम सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए फैलाई गई और एक लाया गया कि राहुल वो मोदी नहीं तो कौन, मोदी के अगेंस्ट में कौन है, फिर प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये, और फिर साथ में एक और वो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हमला हो सकता है, पुलवामा झलक दिख गई, चुनाव जीत गए। अब आ गया 24, तो 24 में क्या करेंगे? 24 में कह रहे हैं डंका बज रहा है, विदेशों में डंका है। क्या भारत की साख है? विश्व गुरु हो गया भारत, हमारी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन हो गई और नतमस्तक है, पैर छूता है प्रधानमंत्री जापान का। वो जहां जाते हैं वहां नमस्ते होती है, लोग मोदी 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 करते हैं। वो बात अलग है कि वो इतना हो गया है कि वो जब रेल एक्सीडेंट में भी गए अपनी ड्रेस बदल कर, वहां भी मोदी 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 हो रही थी। और रेल मंत्री को देखिए, जिस जगह इतने लोगों की डेथ हुई है, वो आदमी भी वहां पर भाई उनका ही मंत्री है तो वो अपने बड़े नेता को देखकर कुछ तो सीखेगा ही। वो वहां भी वही नारे लगवा रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इन्होंने जो शाखाओं में सीखा है, सिर्फ नारे लगाना सीखा, वो उसी तरीके का, उन्हें संवेदना ही नहीं है। ये जरा भी शर्म होती कि बोरियों में मतलब लाशों को, शवों को, मानव शवों को इस तरह ठूसा जा रहा है जैसे कोई कबाड़ ठूसा जा रहा और उसे पटका जा रहा है वाहनों में। ये तो मतलब घनघोर अमानवीयता है। उसके बाद भी उन्हें मालूम है कि वो इस सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए कहेंगे विदेशों में डंका बज रहा है, तो वो कोई ऐसा चीज लेकर आएंगे। इस बार इस तमाम सारे डंकों पर महंगाई, बेरोजगारी और ये चीजें हावी हैं। आप इनसे बात करिए, कभी मैं बात करता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं एक बात बताइए जोशी जी, ये जो मॉल में भीड़ जा रही है, ये जो सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाते हैं, इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये वहां देखिए चाट बाजार में लोग टूटे पड़े रहते हैं, वहां पर इतनी भीड़ रहती है, अगर लोग इतने बदहाल है तो वहां कैसे जा रहे हैं?
आप बताइए कैसे जा रहे हैं। यानी कि उनकी नजर में आदमी, इंसान, जनता, वोटर वही 10-20% लोग हैं जो सामर्थ्य रखते हैं। वो व्यक्ति, वो मुदिया जो इलाज के बगैर तड़प तड़प कर मुंशी प्रेमचंद की कहानी को कफन में जान दे देती है, जो 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 चिकित्सा के अभाव में लोग दूर दराज के क्षेत्रों में दम तोड़ते हैं, जहां जहां बहुत सारी विसंगतियां आज भी मौजूद है, वो उनके लिए आदिवासी हों, दलित हों, वो सिर्फ उनके लिए एक शोकेस की चीज है। और वरना नए संसद के उद्घाटन में अगर शोकेस की चीज नहीं होते तो उनको उतना मान सम्मान मिलता जिसके वो अधिकारी हैं, जिसका अधिकार संविधान देता है। तो विपक्षी एकता आज भी है, कल भी थी और चुनावों तक भी रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 कुछ उसमें ये हो सकता है कि गर्मियों में आधी वहां की कमीज पहनी जाती है तो उसमें थोड़ा पूरी वहां की कमीज हो जाए, कुछ चीजें और जुड़ जाएं जहां पर नहीं बन रही है। आप ये मानिए, अगर आप ये कल्पना करें कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी उस उत्तर प्रदेश में उस विपक्षी एकता में शामिल होगी और अखिलेश भी उसमें, यानी समाजवादी पार्टी भी उस विपक्षी एकता में शामिल होगी, तो फिर ये आप कपोल कल्पना में जी रहे हैं, आप किसी और विश्व की, किसी और स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। शेर और बकरी कभी पानी पीते होंगे, लेकिन आज की तारीख में शेर और बकरी के पानी पीने की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी 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 जी। तो ये चीज है। आप विपक्षी एकता महाराष्ट्र में है, बिहार में है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस के बीच में होगी। उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल भी नहीं होगी। और अगर अखिलेश या कांग्रेस उसमें कोई बाधक बनते हैं, जो जनता की ओपिनियन है, जनता चाहती है, मतलब जनता की चाह में बाधक बनेंगे अगर एकता नहीं करेंगे, तो वो बनते हैं तो उनका खामियाजा जनता उन्हें देगी, उन्हें सिखाएगी। क्योंकि ये कोई भी चुनाव, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई धर्म नहीं जीतता, वो जनता जिताती है। और जनता एक किसी वर्ग की चुनाव नहीं जिताती। जब सभी वर्गों की जनता में त्राही त्राही होती है, तब वो ये सोचती है कि नहीं, मतलब जब तक उस, देखिए पिछले 2 चुनावों में आप कुछ भी कह लेते, मोदी जी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। और पिछले चुनावों में, 19 के चुनावों में उतना जादू नहीं था, लेकिन वो जादू बन गया कि मोदी नहीं तो कौन, देश कैसे बचेगा, राष्ट्रभक्ति, हमारे शहीद, तो वो कैसे बचेगा। गुजरात में अभी वो पुल टूटा, तो गुजरात का एक अलग तरीके का वो है। गुजरात में आप मेरा अपना ऐसा परसेप्शन है कि गुजरात में बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से देखने की प्रथा है, और वहां पर कारोबार जो है वो महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजें और हैं। तो वो पुल जो था, उसकी जो वो था, वो एक छोटे से एरिया में उसका कुछ असर हुआ, बल्कि वो सीट भी शायद बीजेपी जीत गई थी जहां पर वो इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो बहुत है गुजरात में। अभी देखिए, गुजरात में ऐसा नहीं है कि गुजरात भी उतना स्थिर रहने वाला है। पिछले चुनावों में वो गुजरात भी खिसकते खिसकते बचा है। मेरा अपना मानना है कि गुजरात भी खिसकते खिसकते बचा है, और पूरा एक प्रधानमंत्री ने हर गली कूचे में जाकर वहां पूरी ताकत लगाई है। और गुजरात की अस्मिता, गुजरात का बेटा, गुजरात, सारी चीजें उसमें, सारे सेंटिमेंट्स, धर्म, जाति और हर चीज का गुजरात ने तड़का लगाया है। तो वो वहां पर, और उसके साथ में उसकी मददगार पार्टियां जो वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टियां होने का एक छद्म रूप प्रस्तुत कर रही थी, और अभी भी वो करेंगी। तो वो पार्टियां वहां पर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज चिरकाल तक होती है, अमर नहीं होती कोई भी चीज। गुजरात भी जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। आप देखिए, गुजरात का भी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, वहां के 2 प्रमुख अखबार हैं। एक अखबार है वहां पर गुजरात समाचार, और एक संदेश। ये 2 प्रमुख अखबार हैं। जोशी जी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप मुझे बस इतना करके बता दीजिए कि मैं अगर ठीक कह रहा हूं कि वहां 2 अखबार हैं प्रमुख,
जी, गुजरात समाचार और संदेश। लेकिन वहां सबसे ज्यादा केंद्रीय सरकार का विज्ञापन किसे मिलता है? गुजरात वैभव नाम के एक अखबार, सबसे बड़ा शेयर उसका है। ये गुजरात वैभव कौन है मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, ये सिर्फ मैं स्टैटिक्स मुझे मालूम है कि वो गुजरात वैभव नाम के अखबार को एक को मिलता है। वैसे मैं बता दूं, अनावश्यक है बताना कि संदेश अखबार का मैं मालिक हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं। संदेश के गुजराती अखबार का टाइटल जो है वो संदेश ग्रुप के पास है जो गुजरात का है, लेकिन उसके हिंदी का टाइटल मेरे पास है, मैं उसका ओनर हूं, संदेश के हिंदी अखबार का। तो अब मेरा अखबार बहुत छोटी मात्रा में प्रकाशित होता है, तो वो किसी उसमें नहीं है, लोग जानते भी नहीं है उस अखबार को। तो अगर उसको किसी दिन इतना विज्ञापन मिल जाए जो अमर उजाला, जागरण और हिंदुस्तान से ज्यादा हो, तो इसका क्या मतलब है? तो बहुत सारी लूट हो रही है, अलग अलग तरीके के अपने लोगों को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। ये जो फायदे हैं ये गुजरात भी जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा, आप तय रखिएगा। और विपक्षी एकता भी होगी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन उसमें कुछ पार्टियां शामिल नहीं होंगी, वो अभी से है। और कांग्रेस को माइनस करके कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है। जी जी। और गिरीश जी, जैसा आपने सुना हरीश जी को भी, उन्होंने गुजरात की बात कही, और गुजरात को आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, राजनीति किस दिशा में गुजरात की रहती है। अब क्या लगता है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल की बात है और 1 साल से कम समय भी है उसमें लगभग, क्या लगता है आपको जो बचा हुआ समय लोकसभा चुनाव से, उसमें कौन कौन से मुद्दे आपको हावी होते दिखाई देते हैं, और क्या विपक्षी दलों को वो जनता का दबाव जो सुनील जी ने कहा था, क्या आपको काम करता दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, सुनील जी ने कहा बिल्कुल सही है कि अब जैसे भी एमएलए एमपी अपने इलाके में जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है। तो इन्होंने अभी एक स्ट्रेटेजी करी कि वो जब जाते हैं तब इनके साथ इनके फोल्डर रहते हैं आसपास में, किसी को आने नहीं देते हैं। तो उनको जो कहना है वो मन की बात करके चले जाते हैं, प्रेस होती नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब, मैं किसी कांग्रेस के एक एमएलए से मेरी उससे बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को एक फिगर बताया कि आप देख लो, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी को आप छोड़ दो, उसकी अगर सीटें जो 205 मिली थी उसमें से आप 50% काट दो, 100 सीटें तो उसको वहां पे अभी कि कोई कुछ मेहनत नहीं करेगा, कोई संगठन नहीं होगा, कोई विपक्ष साथ में नहीं होगा, तो 100 सीटें वहां कट रही हैं। और जब 335 सीटें इनका एनडीए को मिली थी तब यूपीए की 91 और अदर्स के 98 सीटें थी। वो अदर्स तो किसी भी हाल में भाजपा के साथ जा नहीं सकते। तो आप 150-200 सीटें अगर कट जाती हैं तो ये चाहते हैं कि इसी की सरकार बनी रहे, लेकिन वो इस प्रेशर में रहे कि जो जितने फाइनेंशियल बिल उन्होंने पास करे वो इन्हीं से वापस करवाए। नहीं करवाएंगे तो ये 5 साल के बाद वापस आएंगे कहने के हम तो विकास करने वाले ही थे, इन्होंने विकास का सत्यानाश कर दिया। तो पूरी जो गेम सेट हो रही है इसमें अभी जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है वो सब 100% राइट नहीं है, काफी कुछ अंडरकरंट्स में गेम्स चल रही है। अब ये देखना है उन्होंने अपनी और इनका ये इरादा भी सही है कि हम इनको सत्ता से बेदखल नहीं करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी अगर ये रही तो ये सत्ता में बैठे और इनको समझा जाएगा कि ऑपोजिशन की कीमत डेमोक्रेसी में क्या होती है। दिस इज देयर मोटो। प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाला समय जो चुनौतीपूर्ण सभी के लिए है, और जिस तरह से आपने कहा उसकी पर्सनल में हिमांशु जी के पास है। हिमांशु जी, आपको क्या लग रहा है जो बचा हुआ समय है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें राजनीतिक गठबंधन का दौर या उठापटक का दौर आप किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है प्योरली आज भारत की राजनीति और भारत का जो 2024 का लोकसभा का जो ये समय काल है, ये एक डेंजरस कॉकटेल की तरह बनता जा रहा है। और ये डेंजरस कॉकटेल मैं डिफाइन करूंगा कि बोफोर्स और शाइनिंग इंडिया का ये पूरा का पूरा मिक्सचर है। क्योंकि बोफोर्स को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे अदानी हिंडनबर्ग के मुद्दे को लेके जो बात आई, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये समझ आई कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। और शाइनिंग इंडिया इसलिए कि आज जब मुद्दों पे आप बात नहीं करते और देखिए बोलते हैं कि देखिए डंका बजा दिया, तो जो हुआ था वो 2 चुनावों में, वो इसमें कितना कारगर होगा ये देखना पड़ेगा। और इसमें इस मुद्दे को लेके विपक्ष कितना आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए पिछले दिनों में मैंने एक चीज नोट की, शरद पवार ने जब से अदानी हिंडनबर्ग के मुद्दे पे जो बात रख दी, उसके बाद कांग्रेस में से अदानी हिंडनबर्ग के मुद्दे पे कोई बात नहीं आ रही है। तो क्या ये मामला फिजल आउट हो चुका है और कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि हम मुद्दों के ऊपर ही राजनीति लेके जाएंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी औद्योगिक समूह उसके बारे में बात नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है कांग्रेस भी अभी अपनी रणनीतियां चेंज कर रहा है और विपक्ष भी उस दिशा में जाएगा।
लेकिन जैसे मैंने कहा ये मौका है, और ये मौका अगर गवा दिया तो जैसे सत्यपाल मलिक जो वॉर्न करते हैं, जो एक आगाह करते हैं, उस दिशा में शायद ये जा सकता है कि अगर ये चुनाव सभी पार्टियों ने अपना दम खम लगा के जीता नहीं, तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि शायद कभी चुनाव हो ही नहीं। तो देखिए, वेट एंड वॉच कीजिए क्या निकलता है, कैसे निकलता है। लेकिन चैलेंजेस बहुत है, आंकड़ों की भी मतलब एक पूरी की पूरी जो गेम समझनी पड़ेगी वो भी है, और उसमें विपक्ष और बाकी के पक्ष किस तरीके से साथ आते हैं और खेलते हैं पूरा खेल, ये देखना पड़ेगा मुझे लगता है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि शरद पवार के आपने जो उदाहरण दिया, और उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो जनता से जुड़े मुद्दों की तरफ जाते दिखाई देता है, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का। और सुनील जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में, और उनसे मैं पूरी चर्चा का जो सार है उसे वह किस तरह से देखते हैं, और साथ ही जो वर्तमान में जो समय रह गया लोकसभा चुनाव के लिए, और इस बीच में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का आने वाले कुछ दिनों के बाद वो भी अमेरिका जा रहे हैं, दोनों दौरों को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसका भारतीय राजनीति पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? आप क्या लगता है कि भारतीय राजनीति को राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है वह कितना प्रभावित करेगा राजनीति को भारत की, क्या लगता है आपको? अब राहुल गांधी और मोदी जी के अमेरिका यात्रा के लिए तो प्रशांत जी आप एकदम 1 घंटे की चर्चा आप व्यवस्थित कीजिए, इसको बहुत जल्दी समेटना, आप उस मुश्किल पूरे काम है। पकड़ के साथ आप अन्याय करेंगे। नहीं, मुश्किल काम रही है। बात राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ अपने तेवर को बनाए रखा, या एक और अमेरिका में माने यूएस में जिस तरीके से वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने उनको आमंत्रित करके उनसे जवाब सवाल किए, यह बताता है कि एक जो विपक्षी दल है उनकी भी एक साख भारतीय विदेशों में है। लोग सुनने के लिए उनको आए और उस अपनी बातों को राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती के साथ रखा। गोया कि जो वहाँ का जनमत तैयार करने वाला समूह है, उस समूह के बीच राहुल गांधी ने एक संवाद कायम करके, एक सार्थक संवाद कायम करके एक अच्छी पहल की है, और वह अपनी बातों को वही लगातार उन बातों को कहते रहे हैं जिन बातों को वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने उठाई थी, और जिन बातों को उन्होंने अपने लंदन यात्रा के दौरान भी उठाया था। और अगर वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस में जाकर के उन्होंने अपनी बात कही और पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया, तो यह भी राहुल गांधी क्या है, एक सांसद तक नहीं है, एक कोई मंत्री भी सरकार के नहीं है, बावजूद इसके अगर वहाँ का प्रबुद्ध वर्ग उनको आमंत्रित करता है, तो एक महत्वपूर्ण संदेश है, भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि दुनिया के लोग विपक्ष को भी, भारत के विपक्ष को भी सुनने के लिए तैयार है, सुनना चाहते हैं कि वहाँ का उनका विपक्ष क्या कर रहा है। दूसरी चीज की जो विपक्षी एकता का सवाल है, यह मेरी अपनी समझ में असंभावी है, ये हो क्या रहेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा बात अलग है, लेकिन ये होगा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक दल एकत्रित होंगे और मिल करके वह भारतीय जनता पार्टी से विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और उसकी रूपरेखा दिखाई पड़ रही है। वह जो जिन दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो शामिल नहीं हुए, वह एक संकेत है। कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जो राजनीतिक दल शामिल हुए वो एक संकेत है। जो अभी पटना में बैठक होने जा रही विपक्षी दलों की, उसमें जो शिरकत करने को लेकर के सहमति है राजनीतिक दलों में, वो एक संकेत है। विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न विपक्षी दलों के गठबंधन सफलतापूर्वक चल रहे हैं, वो एक संकेत है। कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं ने एकजुट होकर के मतदान किया, वह एक संकेत है। गोया कि एक विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार होगा और मुद्दे प्रमुख होंगे, उसमें कोई नेता प्रमुख नहीं होगा। भारतीय आज भी मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को टारगेट करके अगर कोई राजनीति करेगा तो उसको वो सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता मुद्दों को लेकर के मिलेगी। कर्नाटक में जो चुनावी सफलता है वो मुद्दों को लेकर के सफलता है, वहाँ की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के है, वहाँ की महंगाई को लेकर के है, वहाँ सांप्रदायिक तनाव को लेकर के है, वहाँ शिक्षा के स्तर को लेकर के है, वहाँ गिरते हुए स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं को लेकर के, उन मुद्दों को जो खड़ा किया बीजेपी ने, और वह बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने वो भी राजनीतिक दलों में नहीं, समाज ने ही उन मुद्दों को खड़ा किया, और उन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दल आगे बढ़े। उन्होंने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, सरकार की विफलताओं को टारगेट किया, और सफलता सबके सामने है। गोया कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, और मुझे लगता है कि मुद्दों के ही आधार पर वह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने में सफल हो पाएगा। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपका सबका विश्लेषण है कि जनता के दबाव में और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको उसके कारण ही विपक्षी दलों की एकता भी निश्चित कहीं ना कहीं लग रही है, और जो प्रयास विभिन्न नेताओं के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा हो रहा है, वह भी विपक्षी राजनीति की दिशा को तय करने वाला बड़ा साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और जिस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, सभी ने बड़े बहुत सार्थक विश्लेषण किया विपक्ष की राजनीति की दिशा और दशा के लेकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं अपने जो पैनलिस्ट हमारे सुनील शुक्ला जी हैं, हरीश जोशी जी हैं, हिमांशु जी हैं और गिरीश जोशी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे सार्थक विश्लेषण से एक बहुत ही सार्थक चर्चा हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपने दर्शकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।